अमेरिका में आधे मिलियन से अधिक लोगों के विक्ट्री विद ऐश के साथ पंजीकरण करने पर बधाई देना चाहता हूँ। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है और कुछ दिन पहले मैंने हमेशा आश्चर्य की तलाश में रहने के बारे में पोस्ट किया था और मैं इस मौसम की पहली बर्फबारी से अधिक अद्भुत कुछ सोच भी नहीं सकता। और मैं इस मौसम की पहली बर्फबारी से अधिक अद्भुत कुछ सोच भी नहीं सकता। अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां बर्फ नहीं गिरती तो शायद आपने कभी वह अनुभव नहीं किया होगा, या शायद आपने किया हो। यहाँ अमेरिका के मिडवेस्ट में हम हर तरह के मौसम का अनुभव करते हैं। कभी तापमान 60 डिग्री हो सकता है, एक दिन डिग्री इतनी होती है और अगले ही दिन ठंड पड़ जाती है, जिससे यह तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या पहने। लेकिन बर्फ कुछ ऐसी चीज़ है जो चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमेशा किसी न किसी तरह जादुई ही लगती है। एक छोटी बच्ची के रूप में मुझे याद है जब मैं बाहर होती थी और बर्फ़ गिर रही होती थी, और कभी कभी आपको इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ की फाहें मिलती थीं कि आप उसके सारे पहलू और अलग अलग अनोखे आकार और बनावट को देख सकते थे। उस बर्फ़ के फाहे के छोटे छोटे जादुई हिस्से देख सकते थे। आप जानते हैं, बर्फ़ के फाहे मेरी जानकारी के अनुसार एकदम अनोखे होते हैं, पूरी तरह से अलग। मैंने पढ़ा है कि शायद एक से अधिक भी हो सकते हैं जो एक जैसे हों, एक जैसे या मिलते जुलते, लेकिन हम जो कहते हैं उनमें से एक ये है कि बर्फ़ के फाहे व्यक्तिगत और अनोखे होते हैं। और यही बिल्कुल वही है जो हमें ऐश के साथ विजय में मिला है। हमारे पास 5 लाख से अधिक व्यक्ति हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि यही आपकी ताकत है। आपकी ताकत आपकी अनोखापन और आपकी व्यक्तिगतता में है। आप जानते हैं, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने और यही सोचने में फंस जाना आसान है कि आपके पास सफल होने के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यह तथ्य कि आपके पास पूरी तरह से अनोखा कौशलों का समूह है, प्रतिभाओं का ऐसा मेल है जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है, यही आपकी ताकत है और आप नहीं कर सकते। आप तब तक इसमें सफल नहीं हो सकते जब तक आप दुनिया को अपनी ताकत नहीं दिखाते, तुम्हारी अनोखापन। तुम जानते हो, बर्फ के फाहे अक्सर तब तक दिखाई नहीं देते जब तक हमारे पास आवर्धक कांच न हो। तुम जानते हो, नंगी आंखों से हम उन्हें देख नहीं सकते, और यह कुछ हद तक वैसा ही है जैसा लोगों के साथ होता है। अगर तुम खुद को नहीं दिखाओगे, अगर तुम खुद पर रोशनी पड़ने नहीं दोगे, तुम जानते हो, बर्फ के फाहे पारदर्शी होते हैं और वही रोशनी है। मैंने थोड़ा शोध किया, यही रोशनी है जो हमें देखने की अनुमति देती है, वो पहलू। इसलिए तुम्हें खुद को सामने लाना होगा और दूसरों को अपनी अनूठता देखने देना होगा। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि कभी कभी हम थोड़े शर्मीले होते हैं, हम दुनिया को खुद को दिखाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन यही तो हमें करना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। जब हम बर्फ की बात करते हैं, हम अक्सर इसके बारे में जमाव के संदर्भ में बात करते हैं। जमाव क्या है? तो हमें कितनी बर्फ मिलेगी? क्या हमें कुछ इंच बर्फ मिलेगी? क्या हमें 6 इंच बर्फ मिलेगी? हमें बर्फ के जमने के लिए सही परिस्थितियां, सही हालात चाहिए होते हैं, और जैसे वह हमारे लिए सही परिस्थितियां बना रही है, वैसे ही हमें भी तैयार रहना होगा। ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे वह जम सके। जानते हो, ये दिलचस्प है। जानते हो, एक बर्फ का टुकड़ा अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सारे बर्फ के टुकड़े एक साथ गिरते हैं तो वे एक बड़ा असर पैदा करते हैं। हम इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। तो 5 लाख लोग मिलकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। आपको दूसरों को देखने देने के लिए तैयार रहना होगा। आपकी अपनी अनोखी व्यक्तिगत विशेषताओं का समूह। हाल ही में मैंने कुछ कलाकारों के बारे में जाना जो असली बर्फ के टुकड़ों से गहने बनाते हैं। वे उन्हें रेजिन में डालते हैं। बर्फ के टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही होनी चाहिए, लेकिन वे उन्हें रेजिन में स्थिर कर देते हैं और उस खूबसूरत संरचना को, और वह वाकई अद्भुत था।
मुझे विश्वास है। उनमें से एक का नाम दिल्ली था। मुझे लगता है कि पहला नाम दिल्ली था। डैनियल वायलट एक और हैं। आपको उन्हें खोज कर देखना होगा, लेकिन वे सचमुच जादुई हैं और हर व्यक्ति भी उसी तरह जादुई है जैसे आप हैं। आपको बस वह रास्ता ढूंढना है जिसमें आपको होना चाहिए या जिसमें आप रहना चाहते हैं, ताकि आप खुद को और निखार सकें। खुद को, तो इस बारे में सोचिए। जब हम एक स्नोमैन बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी गति इकट्ठा करनी पड़ती है, और यही बिल्कुल हम विक्ट्री विद ऐश में कर रहे हैं। हम गति इकट्ठा कर रहे हैं। हम बर्फ के सारे टुकड़े, ये अलग अलग स्नोफ्लेक्स इकट्ठा कर रहे हैं, जो बिल्कुल वही हैं जो आप हैं, अपने तरीके से जादुई और अद्भुत। तो डरिए मत। खुद को सामने लाने से न डरें और यह समझें कि आपके सभी व्यक्तिगत कार्य, जो भी छोटी छोटी चीजें आप करते हैं, वही सब मिलकर एकत्रित होती हैं। आप जानते हैं, ऐश बात करते हैं। उन्होंने हाल ही में उन चीजों के बारे में पोस्ट किया है जो हमें करनी चाहिए, कि हम बस यूं ही हल्के में नहीं ले सकते। हम कभी कभी बस यूं ही नहीं आ सकते। हमें हर समय उपस्थित रहना होगा। हम जबरदस्त प्रभाव इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, और यही आपको अपनी जिंदगी में करना है। इन छोटे छोटे कदमों को लगातार इकट्ठा करना, ताकि बड़े प्रभाव पैदा हो सकें। आप जानते हैं, जब मैं छोटा था तो हम लगभग हर गर्मी में कोलोराडो जाया करते थे, और यह अविश्वसनीय था कि सड़कें किस तरह से काटी गई थीं। उन्होंने रास्ता बना लिया था, पूरा बर्फ की दीवार, और हम भी रास्ता बना रहे हैं। एक दीवार के आर पार, यूं कहें तो हम ये जबरदस्त प्रभाव बना रहे हैं। तो आज से ही बनाना शुरू करें, चाहे वह कोई छोटी सी चीज हो, जैसे एक पोस्ट करना, किसी दोस्त का समर्थन करें, किसी और की पोस्ट साझा करें, किसी दोस्त को बताएं ऐश के साथ जीत के बारे में। छोटी छोटी बातें। हर दिन इस समुदाय के साथ जुड़ने का अपना छोटा सा तरीका खोजें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रेरणादायक लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आज आपका दिन शुभ हो। आनंद लें। जब बाहर मौसम खराब होता है, इस साइकिल को बिना कैमरे के, बिना मेरे पर्सनल ट्रेनर के चलाना पड़ता है, और मुझे अच्छा वर्कआउट नहीं मिलता। लेकिन जब मैं उस स्क्रीन को ऑन करता हूं और मेरे पास लाखों पर्सनल ट्रेनर्स में से चुनने का विकल्प होता है, वे वहां आ जाते हैं। वे मुझे प्रेरित करते हैं। वे मुझे अतिरिक्त मील, अतिरिक्त 5 मील, अतिरिक्त 30 मिनट तक जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए मुझे यह पसंद है। अगर हमारे जीवन में पर्सनल ट्रेनर नहीं होते, तो हम में से बहुत से लोग उसी सोफे पर बैठे रहते, टीवी देखते रहते, बाहर जाकर खुद को प्रेरित नहीं करते। और मैं प्रेरित शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं लोगों को सफलता की ओर प्रेरित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग सीखें और शिक्षा प्राप्त करें, कुछ ऐसा सीखें जो बहुत से लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। यही तो पर्सनल ट्रेनर होने का असली मतलब है। फिर से मैं एक उदाहरण दूंगा। ऐश बाफारा मुझे कॉल करते हैं। मैं सोचता हूं, ओहो कुछ गड़बड़ है, मैंने कुछ गलत कर दिया। क्रिस, मुझे लगता है कि तुम प्राइवेट पर हो। मैं ये कभी समझ नहीं पाता, सच में। अब मैं तो ये हमेशा करता हूं, है ना कहीं मैंने गलत बटन दबा दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं किसी की टिप्पणियां क्यों नहीं देख पा रहा हूं। अब मैं अपने पूरे खूबसूरत परिवार को देख सकता हूं, आप सभी को, और मैं आपको कुछ ही मिनटों में पुकारूंगा। लेकिन चलिए पर्सनल ट्रेनर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चाहे वे आपके काम पर हो, ठीक है, चाहे वे आपके पड़ोस में हो, कोई हो, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे आगे बढ़ाएं। क्रिस, हे लगता है तुमने थोड़ा वजन बढ़ा लिया है, देखता हूं क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं इसे पर्सनल ट्रेनर कहता हूं। मैं वे लोग कहता हूं जिन्हें मेरी परवाह है। हे क्रिस, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ठीक है। और यही तो मैं कह रहा हूं। विक्ट्री विद ऐश हमारे अपने पर्सनल ट्रेनर होंगे, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस शानदार प्लेटफॉर्म में क्या सिखाया जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि यह अच्छा ही होगा। ये मजेदार होने वाला है, ये आसान होने वाला है। मुझे कुछ बातें पता हैं जो ऐश मोफर ने ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस या किसी भी व्यक्तिगत चीज के बारे में कही हैं, और मुझे इसकी जरूरत है। माफ कीजिए, मुझे परवाह नहीं है। मैं 60 साल का हूं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, यार अब मुझे सच में और कुछ नया सीखना नहीं है।
लेकिन सच तो ये है कि मैं चाहता हूं, सच तो ये है कि यहां हमारे पास 50 साल से लेकर 90 साल तक के लोग हैं जो कह रहे हैं, जानते हो क्या, मैं वाकई कुछ नया सीखना चाहता हूं। कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? तो फिर आप वो कदम क्यों नहीं उठाएंगे, खासकर जब आपको बिल्कुल मुफ्त में कुछ नया सीखने का मौका दिया जा रहा है? और कुछ लोग कहेंगे, भला वो तुम्हें क्या सिखा सकता है? या ये तो अच्छा सवाल है, वो तुम्हें क्या सिखा सकता है? सोचिए इस बारे में, वो तुम्हें सिखाने वाला है? क्या तुम्हें लगता है कि वो ये सब बस यूं ही कर रहा है, इसमें उसका पैसा लग रहा है? हमें वहां जाने के लिए एक पैसा, एक पाई, एक दमड़ी भी खर्च नहीं करनी पड़ रही है। मैं चिल्ला क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने इसे देखना जरूरी नहीं समझा तो मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। इसका मतलब है कि तुम खुद नहीं चाहते, तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसे ठीक लगती है। और मैं तुम्हें अभी बता दूं, किसी की भी जिंदगी जैसी है वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, जब तक तुम वहां तक नहीं पहुंचते। स्पष्ट रूप से विघटनकारी तकनीकें, नई तकनीकें जो पूरी इंडस्ट्रीज को बदल रही हैं, जैसे कि क्या, जैसे एआई, वर्चुअल रियलिटी, असली रियलिटी, ये सभी नई विघटनकारी तकनीकें हैं जो लोगों और व्यवसायों को अनजाने क्षेत्रों में ले जाती हैं। यह उपभोक्ता व्यवहार, बदलती प्राथमिकताओं, पैटर्न्स और मांगों को भी शामिल करता है। सस्टेनेबिलिटी और नए बाजारों के लिए जरूरतें इसी अस्थिरता का हिस्सा हैं जिसे व्यवसाय वास्तव में अपनाना और पसंद करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम लाल पानी की बजाय नीले पानी में होते हैं। मुझे यह शब्दावली बहुत पसंद है। जब चीजें एक जैसी होकर भर जाती हैं तो वह लाल पानी बन जाता है। मछुआरे हमेशा नई नीली जलराशियों की तलाश में रहते हैं, है ना, जहां वे मछली पकड़ सकें। ये वही उपमा व्यवसाय में भी लागू होती है। हम सचमुच उन नीली जलराशियों में नई चीजें या नए लोग ढूंढना चाहते हैं जो वहां मौजूद हैं। तो हम उस लाल तालाब से बाहर निकल रहे हैं जिसमें इतनी मछली पकड़ी जा चुकी है कि अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है, और अब हम नीले महासागर में अनजाने पानी में हैं। यह एक वैश्विक उतार चढ़ाव भी है। यह भी अनजाने पानी का हिस्सा है। भू राजनीतिक बदलाव यानी सरकारें, आर्थिक अस्थिरता, महामारी जैसी अप्रत्याशित आपदाएं आदि, ये सभी कारण व्यवसायों को अनजाने पानी में डाल देते हैं, और यही अस्थिरता वास्तव में पैदा करती है कई लोगों के लिए अवसर। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मेरा मानना है कि अगर महामारी नहीं होती तो जूम निश्चित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर नहीं रखता। महामारी की वजह से ही वे आगे निकल पाए। उस समय वे उद्योग में सबसे बड़ा जाना पहचाना सॉफ्टवेयर थे, और महामारी के कारण उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई। यही वह अस्थिरता थी जिसकी उनके व्यवसाय को सफलता के लिए जरूरत थी। और ऐसा कई बार अन्य तरह तरह की परिस्थितियों में भी होता है। बिना प्रतिस्पर्धा वाले बाजार नए मूल्य और मांग पैदा करने के अवसर, बजाय इसके कि मौजूदा ग्राहकों के लिए लड़ाई की जाए। यही मुझे लगता है कि एक व्यवसाय के रूप में हम इसमें शामिल होते हैं। मूल्य और यह है कि हमारी समुदाय किस तरह एकजुट रही है, जिन्होंने अब हमारे सीईओ के साथ उनकी यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है, और ऐश के साथ विजय की ओर आधे मिलियन लोगों की तादाद में जुड़ गए हैं। वाकई यह देखने लायक एक शानदार बात है। यह भी दर्शाता है कि जहां लोग पक्षपाती हो सकते हैं, वहीं आंकड़े वास्तविकता का निष्पक्ष और सच्चा चित्रण प्रस्तुत करते हैं। सिर्फ लोगों की बात सुनने या कुछ कहने के बजाय ये आंकड़े, ये तो झूठ नहीं बोलते, है ना? ये कहावत असल में एक किताब का शीर्षक भी है, और यह आधुनिक विश्व की समस्याओं और आंकड़ों की खोज के बारे में है। तो असल में ये क्या है? ये वस्तुनिष्ठ सत्य है। मुख्य विचार यह है कि आंकड़े जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है,
क्योंकि वे भावना या राय से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए, तलाक दरों के बारे में एक आंकड़ा किसी की भावनाओं के बावजूद नहीं बदलता। फिर से हमारे साथ 500,000 लोग, यह भी एक आंकड़ा है। आप इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि वास्तव में 500,000 लोग विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। चाहे लोग सोचें कि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हम पागल हैं और बाकी सब कुछ भी, यह सब इस तथ्य के सामने महत्वहीन है कि 500,000 लोग विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। यह धारणाओं और आंकड़ों को भी चुनौती देता है। वे ऐसा क्यों करते हैं? इसे अक्सर चौंकाने वाले या सामान्य सोच के विपरीत तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, भले ही इलेक्ट्रिक कारें स्वाभाविक रूप से फायदेमंद लगती हैं, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि उनका उत्पादन अभी भी काफी मात्रा में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता रखता है, जिससे यह धारणा चुनौती मिलती है कि वे इस समय एक परिपूर्ण समाधान हैं। एक तथ्य दूसरे को चुनौती देता है। वे झूठ नहीं बोलते, है ना? यही तो तथ्य है। तो फिर से आंकड़े, संख्याएं हमेशा सच्चाई का मापदंड होती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, लोग कुछ भी कह रहे हों। हमारे सफर में हमारे सीईओ के साथ हमने भी बहुत से लोगों को बातें करते हुए सुना है ना? और फिर से हमारे सीईओ से यह जानकारी मिलना वाकई हमें यह आत्मविश्वास देता है कि हम सही जगह पर सही लोगों के बीच हैं। फिर से योग्य, सभी लोग ऐश के साथ जीत में शामिल हो रहे हैं।